नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त अंजनी मिश्रा। कई लोग मुझे जानते भी होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे, पर आजकल ये नई चर्चा छिड़ने में आ गई है। सभी लोग जानते हैं, नया कानून आया है यूजीसी। यूजीसी एक तरह की संस्था है जो सभी यूनिवर्सिटियों को ग्रांट देती है और फंड्स देती है, जिससे यूनिवर्सिटी रन करती है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि सभी यूनिवर्सिटियों में, जब से होश संभाला है मैंने, पढ़ा हूँ मैं, पढ़ाई की है, ठीक है। चलो आज हम जॉब में हैं, काम धाम में पड़ गए हैं, अपने काम धंधों में सब व्यस्त हैं। मुझे अपने कॉलेज लाइफ में मैंने ना कभी किसी के साथ शोषण होते देखा है, ना हुआ है। हाँ, लड़ाइयाँ हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी बात को लेकर, ठीक है, बहुत चीज़ें हुई हैं। पर इस चीज़ का जैसे सरकार बताना चाह रही है कि जातिगत भेदभाव हो रहा है, ठीक है, उस तरह का तो मैंने कभी आज तक देखा नहीं। और रही बात, कल एक मैं डिबेट देख रहा था, उसमें एलजेपी पार्टी के प्रवक्ता हैं वाजपेयी जी, बता रहे थे कि कई सालों से एससी एसटी लोगों का शोषण होता रहा है और ब्राह्मणों ने या सवर्णों ने, बड़ी जातियों ने इनका बड़ा शोषण किया है। और इतिहास बता रहे थे, तो मेरे मन में भी एक जिज्ञासा हुई कि देखा जाए इतिहास, एक बार हम चेक करते हैं कि वाकई में इनकी बातें सही हैं या नहीं। तो मैंने फिर गूगल किया और जानने की कोशिश की कौन कौन से लोगों ने हम पे राज किया और कब कब किया। तो अपनी आज़ादी को समझ लो आज 76 साल हो चले हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद से तो राजनेता लोग ही राज कर रहे हैं, और कभी विपक्ष बन के, कोई पक्ष बन के, कोई हमारी बात रख रहा है, कोई नहीं रख रहा है, कोई जात के नाम पर लड़ा रहा है, कोई धर्म के नाम पर लड़ा रहा है, कोई किसी मुद्दे पर लड़ा रहा है। हम लड़े जा रहे हैं। राजनीति अंग्रेज दे के गए थे भारत को सौगात के तौर पे, फूट डालो और राज करो, और आज वो सच होता दिख रहा है, ठीक है। हम लड़ रहे हैं, कभी जातियों के नाम पे, कभी धर्म पे नाम पे, कभी कस्बों के नाम पे, कभी नॉर्थ ईस्ट के नाम पे, कभी कभी साउथ और वेस्ट के नाम पे, कभी मराठी मानुस होके, कभी उत्तर पूर्वांचली होके, कभी पंजाबी होके, कभी गुजराती होके। हम लोग भारतीय ना होके प्रांतों में बट गए, प्रांतों के बाद में जातियों में बट गए, जातियों के बाद धर्म में बट गए। हमें बस बांटने की कोई कसर नहीं छोड़ी किसी राजनेता ने। कभी धर्म पे नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी प्रांत के नाम पे। हर मोर्चे पर सरकार ने, चाहे जो भी सरकारें आई, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, हर सरकार ने किसी न किसी तरीके से हम सबको बांटने की कोशिश की। हम बांटते गए। हम सपना देखते हैं विश्व गुरु बनने का, पर हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ना चलने लग पड़े। एक ताकत ना बन जाए, वाकई में विश्व गुरु ना बन जाए, सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं हमको विश्व गुरु बनने के। विश्व गुरु बनने के लिए पहले हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए। धर्म के नाम पे कोई, धर्म मजहब जात के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सरकार इस काले कानून को ला के, ठीक है, अब तक तो चलो जो हुआ शोषण, भैया जहाँ तक मैंने संभाला होश, मैंने तो आज तक देखा नहीं। अपने गांव में भी नहीं देखा, और यहाँ शहर में मैं हूँ, यहाँ पे नहीं देखा। मैं ये नहीं मानता कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। सुना भी है मैंने कई लोगों के मुंह से, अपने आंखों से आज तक मैंने देखा नहीं है। पर अब तक तो ये सिर्फ बड़े लोगों में बातें चल रही थी, और जहाँ से बुनियाद, जहाँ से चीज़ें ठीक हो सकती हैं शिक्षा से, अब शैक्षणिक संस्थानों में भी ये चीज़ें धीरे धीरे घुसाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि शिक्षा संस्थानों से ही आपस में इनकी फूट पड़नी शुरू हो जाए। मैं पढ़ता था
जहाँ तक मुझे याद है, मैं हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। उस हाई स्कूल तक मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे साथ में बेंच पे बैठने वाला या मेरे क्लास में साथ में पढ़ने वाला बच्चा कौन सी कास्ट का है। शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, जनरल है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, कौन से प्रांत का है, कभी नहीं। सभी तरह के बच्चे हमारे साथ पढ़ते रहे। हम आपस में टिफ़िन भी शेयर करते रहे, आपस में खेलते रहे, घूमते रहे, एक दूसरे घर आते जाते रहे। ज़िंदगी जी और दिमाग में कभी चीज़ें नहीं आई, ना देखी, ना किसी ने की। फिर थोड़ा सा हम बड़े हुए, स्कूल और कॉलेज की तरफ जब गए, वहाँ हमने देखा कि एडमिशन चालू हुई हैं। जो जनरल कोटा है उसकी फ़ीस फुल लगेगी, ओबीसी कोटा है उसकी फ़ीस 75% है, 50% है, और शेड्यूल कास्ट की फ़ीस फ्री है। और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में या कॉलेजों में एक कॉलम बना के दिया गया कि आप अपनी कास्ट भरिए, ठीक है, और यहाँ से आप फ़ायदा उठाइए। अब मेरे पिताजी कोई बहुत बड़े शाहूकार तो थे ही नहीं। उनको जहाँ तक मुझे होश है, आज 40 से 50 साल हो चले हैं अपना प्रांत छोड़े हुए और पंजाब में कमाते हुए। और उनकी मैक्सिमम जो तनख्वाह मैंने आज तक सुनी है और देखी है सैलरी स्लिप पे 20 से 22 हज़ार की। और जब मैं पढ़ रहा था, कॉलेज में गया था फार्मेसी करने के लिए, तो उस टाइम उनकी तनख्वाह 20-22 हज़ार की तनख्वाह थी। और मेरा खर्चा जो आया था उस टाइम का, साल का खर्चा था ₹1,00,000 का। बस बूस का, आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, फीसों का, कापियों का, किताबों का, ठीक है। 20,000 रुपये कमाने वाला, 5 बच्चे जिनके हैं, वो स्वर्ण है इसलिए वो अमीर है, क्योंकि इसको स्वर्ण है तो उसके ऊपर अमीरी का थप्पड़ लग गया है। वही मेरे साथ में पढ़ने वाले एससी के समुदाय से एक हमारे मित्र थे, ओबीसी समुदाय मित्र थे, जिनकी फ़ीसें आधी लगी, पर उनके पिताजी कॉन्ट्रैक्टर थे और अच्छा खासा टर्नओवर था। एक हमारे शेड्यूल कास्ट थे, वो भी सक्षम थे, ठीक है, और दे सकते थे फीस, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उनकी भी 50 से 60 हज़ार की सैलरी थी। हाँ, उसमें एक शेड्यूल कास्ट का फ्रेंड था मेरा, जिसकी तनख्वाह पिताजी की मेरे पिताजी के बराबर ही थी। चलो, उसको फ्री में उसकी पढ़ाई हुई, उसके उनको स्कॉलरशिप भी मिली, उन्होंने खाया पिया मौज किया। वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि मेरा गुनाह क्या है, मेरे पिताजी का क्या गुनाह है कि स्वर्ण में पैदा हुए, और मेरा उससे बड़ा गुनाह ये है कि मैं भी स्वर्ण में पैदा हुआ। इसलिए मुझे कहीं कोई डिस्काउंट, कोई सब्सिडी का कोई अधिकार नहीं है। और सबके लिए आरक्षण कोटा है, बेनिफिट है, उनकी कट ऑफ भी कम जा रही है। उनको बराबरी करने के लिए मान लेते हैं, सब सुनते आए हैं कि अब तक उनके साथ भेदभाव हुआ या शोषण हुआ। उसकी भरपाई के लिए आज 75, 76, 77 साल जो भी हो चले आज़ादी के बाद से, स्वर्ण लोगों ने उनको अपने बराबर लाने के लिए कभी किसी चीज़ का विरोध नहीं किया। आरक्षण आया, आरक्षण का हमने हंसकर स्वीकार किया। कट ऑफ उनकी कम की गई, हमने हंसकर स्वीकार किया। पढ़ाई लिखाई हमारे साथ चलो हुई है, हमें इससे कोई कभी भेदभाव था नहीं और ना भी इस चीज़ का भेदभाव रखते हैं। पढ़ना चाहिए, समाज पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, तभी हम अपने देश का, राज्य का, अपने घर का, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा उठा पाएंगे। और हर बच्चे को यह होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें थी। वहाँ से सबसे पहले हमें कॉलेज जाने के बाद, यूनिवर्सिटी जाने के बाद में हमें पता लगा कि हाँ, ओबीसी, एससी, एसटी और ये जनरल कैटेगरी क्या है। उससे पहले हमको ये सब चीज़ें नहीं पता थी। बस हमें मालूम था हम पढ़ने जाते हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, बस हमारी पहचान ये थी। पर कॉलेज जाके हमारी पहचान बनी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। और यही लोग कल जब मैं सुन रहा था एलजेपी पार्टी के प्रवक्ता वाजपेयी जी को, तो उन्होंने वही बताया मुझे, जो सुनने में आया, मैं सुन रहा था डिबेट में, तो उन्होंने कहा कि बहुत शोषण हुआ है। तो मैंने कहा चलो इतिहास एक बार चेक किया जाए कि कब ब्राह्मणों ने या राजपूतों ने उनका शोषण किया। तो मैंने निकाला और समझने की कोशिश की
ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे से नहीं शुरू करते हैं। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले 200 साल अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया और अंग्रेज़ों ने हर सबको तोड़ा फोड़ा, सबको बांटा और हम पे राज किया। उस समय में कौन से स्वर्ण ने या कौन से राजपूत ने शोषण किया? जबकि राज तो ब्रिटिश सरकार का था। उनके पास शोषण करने का समय कब था? ब्रिटिश सरकार तो वैसे ही काम नहीं, ब्रिटिश सरकार तो उन्हें अपने काम में मुलझाए रखती थी, लड़ाई रखती थी, तो उनके पास शोषण करने का समय कब होता था? उससे पीछे जाने की कोशिश की तो मुझे पता लगा 1526 से लेकर 1857 तक मुगल साम्राज्य रहा, जिन्होंने 800 साल राज किया। हाँ, तो मैं कह रहा था 1526 से 1857 तक मुगल साम्राज्य रहा। उससे पहले 1206 से लेकर 1526 तक गुलाम वंश चला है और उससे पीछे जाते हैं 1175 से 1206 तक मोहम्मद गौरी तुगलक का शासन रहा है। और 1175 से पहले मोहम्मद तुगलक से पहले पृथ्वीराज चौहान का, उसमें चालुक्य वंश रहा, सोलंकी वंश रहा। और उससे पीछे चले जाते हैं तो मौर्य वंश रहा 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक। 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व तक शुंग वंश रहा। उससे पीछे जाते हैं 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक कनव वंश रहा। और उससे पीछे जाते हैं तो पहली शताब्दी से लेकर 3वीं शताब्दी तक सातवाहन वंश रहा। 4वीं से 6वीं शताब्दी तक गुप्त वंश रहा। गुप्त वंश तो सब अच्छे से जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, जो ओबीसी समाज से आते हैं। अशोक का नाम सबने सुना है, वो भी मौर्य वंश से आते हैं, जिन्होंने काफ़ी समय तक राज किया। मुगलों ने राज किया। जब सबने राज किया हुआ है तब इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास कितना बड़ा साम्राज्य था, जो आपको मैंने पहली शताब्दी से लेके अपने आज तक का मैंने इतिहास बताया है। इसमें कितने राज्य पर क्षत्रियों का अधिकार रहा और कितना शोषण किया है। क्या आप मानते हैं पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे, क्षत्रिय थे, तो उन्होंने शोषण किया? ब्राह्मण का तो अभी तक मैंने पढ़ा, इसमें ब्राह्मण साम्राज्य था नहीं। ब्राह्मण साम्राज्य रहा भी तो मराठा साम्राज्य रहा, और मराठा साम्राज्य रहा अंग्रेजों के टाइम पे, या उससे थोड़ा पीछे चला जाता है मुगलों के वंश से। वो भी हमेशा युद्ध में व्यस्त रहा, आज़ादी के लिए व्यस्त रहा। तो उनके पास समय कब था कि वो आपको प्रताड़ित करें, शोषित करें, वंचित रखें? क्षत्रियों के पास, राजपूतों के पास, ब्राह्मणों के पास समय कब था? आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते कितने ब्राह्मणों ने, कितने क्षत्रियों ने, कितने स्वर्ण समाज ने, मैं ऐसा नहीं कहता ओबीसी समाज ने नहीं त्याग दिया या शेड्यूल कास्ट ने नहीं किया। अगर शोषित हुए हैं तो सभी शोषित हुए हैं, अगर वंचित हुए हैं तो सभी वंचित हुए हैं। मुगल वंश में आपने सुना ही है, जानते ही हैं, पढ़ा ही है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं इतिहास की किताबों से। औरंगजेब कितना निर्दयी था, कितने जनेऊ जो तलवा के, उतने ब्राह्मणों का धर्मांतरण करा के तब जाके वो अपना नाश्ता करता था या हिंदुओं को धर्म बदलवाता था। तो हिंदुओं में ऐसा तो नहीं है सिर्फ ब्राह्मण जनेऊ पहनते थे, छत्रे भी पहनते थे, बनिया भी पहनते थे, शूद्र वर्ण भी पहनता था। सभी वर्णों के लिए अगर हम पढ़ाया जाए, सभी वर्ण के लिए जनेऊ बनाए गए थे। अब ये नहीं कह सकते आप कि खाली ब्राह्मणों का ही जनेऊ उतार के ब्राह्मण को ही किया गया है। हिंदू धर्म में सभी वर्णों के लिए, सभी वर्णों के साथ अन्याय हुआ है। और सिर्फ दोष किस पे मढ़ा जा रहा है? स्वर्ण समाज पे, क्षत्रिय समाज पे। इन्होंने शोषण किया है, इन्होंने प्रताड़ित किया है। गुलाम सब रहे,
पर प्रताड़ित ब्राह्मणों ने किया, क्षत्रियों ने किया, सवर्णों ने किया। और अंग्रेज़ों की गुलामी सबने सही, मुग़लों की गुलामी सबने सही, उससे पिछले तुगलकों की गुलामी सबने सही, मोहम्मद गौरी की गुलामी सबने सही, पर प्रताड़ित कौन नहीं हुआ? जनरल कास्ट कभी नहीं हुआ। आपने तो एक बना दिया गया, एक छवि बना दी है कि ब्राह्मण और राजपूत सिर्फ शोषण करने के लिए आए थे और शोषण किया और शोषण करते रहे हैं। जब उनके हाथ में सत्ता रही ही नहीं और रही तो वो युद्धों में उलझे रहे, तो उनके पास समय कब था? वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बड़ी बात ना करके मैं इस कानून का विरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा आपको जोड़ने का काम करती है, बांटने का नहीं। शिक्षा हम किस लिए ले जाते हैं? कि हम जुड़ सकें। साइंस में हमने पढ़ा था एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब जुड़ते हैं तब जाके एक अणु, परमाणु सब जुड़ के तब जाके कोई मेटल बनती है। और यहाँ हम मेटल को डीमेटलाइज कर रहे हैं, हम अपने देश को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश की जा रहे हैं। जातियों में, धर्मों में, कास्टों में, प्रांतों में, भाषाओं में, धर्म में, बस बांटो। कभी पंजाब, गुजरात, कभी यूपी, बिहार, कभी बंगाल, मराठा, कभी उत्तरी राज्य, पूर्वी राज्य, दक्षिणी राज्य, पश्चिमी राज्य, इनमें बांटो। हम जुड़ेंगे कब? हम भारतीय बनेंगे कब? जात से, धर्म से, प्रांतों से, भाषाओं से ऊपर कब उठेंगे? और कब तक इन सरकारों के बहकावे में आके आपसों में लड़ते रहेंगे? ये कानून स्वर्ण विरोधी नहीं, ये सनातन विरोधी, सनातन सोच का विरोधी, हिंदुस्तानी सोच का विरोधी। हिंदुस्तान अलग अलग फूलों से बना हुआ देश है, एक गुच्छा है, और कहीं से कुछ भी कोई फूल टूटता है गुच्छे से, तो फूल की शोभा, उस गच्छे, उस गुलदस्ते की शोभा खराब होनी है। तो मैं सरकारों से अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़ कर, अगर आप जोड़ नहीं सकते तो कम से कम तोड़ने का कार्य तो ना कीजिए। और शैक्षणिक संस्थाओं में अगर आप बराबरी लाना चाहते हैं तो आपने आरक्षण दिया हुआ है, कट ऑफ कम की हुई है, उनके अधिकार किए हुए हैं, डिजिटल इंडिया का आप नारा दे रहे हो, हर यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कैमरे लगे हुए हैं, हर एक कोने पे कैमरे लगे हुए हैं, तो आप डिजिटल इंडिया का नारा दे रहे हो, तो इस डिजिटल चीज़ों से क्यों नहीं आप देख सकते कि कहाँ कौन सा भेदभाव हो रहा है, किसी से कोई छेड़खानी हो रही है, कोई परेशानी हो रही है? आपके कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? और आप भेदभाव करना चाहते हैं, दो करना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सवर्णों के साथ भेदभाव नहीं होता। सवर्णों के साथ भेदभाव मैं बताता हूँ कैसे होता है। सरकारें करती हैं, वो कैसे करती हैं बताने की जरूरत अगर मैं बताऊं तो आप खुद देखिए। आप हाई स्कूल तक सब एक स्टूडेंट हैं, कॉलेजों में जाने के बाद वहाँ स्वर्ण, SC, ST, OBC समुदाय बन जाते हैं। वहाँ से फिर शुरू होता है सवर्णों का शोषण। कट ऑफ स्वर्ण के लिए 99%, 98%, 97%, 95%, तो ये शोषण नहीं हुआ। OBC के लिए 45-40%, शेड्यूल कास्ट दलितों के लिए 0 to -40%। तो क्या ये शोषण नहीं हो रहा है? ये शोषण नहीं है जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, यादव कई जगह पे हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। क्या उनका शोषण नहीं हो रहा है? एक पढ़ लिख कर
पूरा जोर लगाकर दिन रात एक करके 95%, 98%, 99% लेके आता है। और वहीं ओबीसी की कट ऑफ या शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ जो डिसाइड की है उससे थोड़ा वो अच्छा कर जाते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी का में अप्लाई करके वो सीट ले जाते हैं। तो उस टाइम ब्राह्मणों से भेदभाव नहीं हो रहा, जनरल कास्ट का भेदभाव नहीं हो रहा। उस भेदभाव को कौन दूर करेगा, उसकी पीड़ा कौन समझेगा? कोई बच्चा 1% से रह गया, 2% से रह गया, घर से गरीब था, तैयारी करने गया था शहर, माँ बाप ने सब कुछ बेच बाच के उसके पीछे पैसे लगा दिए कि हमारा बच्चा ये कामयाब हो जाएगा तो हमारे दुख कट जाएंगे। वो 1% से कट ऑफ में रह गया, 99 की कट ऑफ गई है और 98.8 रह गया, उसको सीट नहीं मिली। माँ बाप कर्जाई हो चुके हैं, सब कुछ बेच चुके हैं, बच्चे से बड़ी उम्मीदें लगा बैठे हैं। वो बच्चा करेगा क्या? किस मुंह से फिर वापस जाएगा कि हाँ मैं नहीं पास हो पाया, या 0.2% या 0.1% से मैं रह गया? वो क्या करेगा? वो रास्ता उसके ऊपर उसका इतनी अपेक्षाएं होती है माँ बाप की या समाज की या गांव की या रिश्तेदारों की, जिन्होंने सब सर्वस्व लगा दिया उस लड़के को बनाने के लिए, और 0.2% रह जाता है। किस मुंह से उनका सामना करने जाएगा? फिर वो आत्महत्या का रास्ता चुनता है। तो ये शोषण नहीं हुआ सरकारों द्वारा? इसको आप शोषण नहीं कहेंगे जनरल कैटेगरी का? अगर बराबरी देनी है तो आप सबके लिए अगर एक रूल लाइए, उसमें आप SC ST OBC जनरल बांटने की कोशिश ना कीजिए, सबके लिए। उसमें धर्मों को भी जोड़िए। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म के नाम पे भी इसमें होना चाहिए। समभाव, वसुदेव कुटुंबकम का हम नारा देते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है। पूरी धरती हम क्या जोड़ेंगे जब हम अपना देश नहीं जोड़ पा रहे हैं, हम अपना प्रांत नहीं जोड़ पा रहे हैं, हमारे भारत को नहीं जोड़ पा रहे हैं, और वसुदेव कुटुंबकम की हम सोच जोड़ लेकर चल रहे हैं, या हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जातियों में, धर्मों में। तो सरकार से अपील है, ऐसे कानून ना लाइए कि जो कमरों में बैठ के बनाए जाते हैं। अगर वाकई में आपकी मंशा साफ है, नीयत सही है, तो ज़मीन में उतरिए। आपका वो इतना बड़ा कैडर है, RSS जैसा संगठन है जो ज़मीनी तौर पर काम करता है। सभी पार्टियों के पास अपने अपने ज़मीनी तौर पर संगठन है। ज़मीनों पे उतरें, समझें, और जो शिक्षित हैं उन लोगों से समझा जाए। जो गैर शिक्षित है, ऐसा नहीं है कि उनकी समझ नहीं होती है, पर जो हमने बना दिया है क्राइटेरिया कि शिक्षित लोग ज़्यादा अच्छा फैसला लेते हैं, तो उनसे उनको समस्या बताइए, उनसे समाधान समझने की कोशिश कीजिए। वो आपको बताएं, फिर इसको आप ड्राफ्ट करें, फिर इसको संसद में लेके जाएं और फिर इसको इम्प्लीमेंट करें, तब कानून बनते हैं। 525 लोग 140 करोड़ लोगों की भाग्य का फैसला बनाना बिगाड़ना नहीं तय कर सकते। 140 करोड़ लोग भाग्य डिसाइड करते हैं 525 सांसदों का, पर 525 सांसदों 140 करोड़ का भाग्य नहीं डिसाइड कर सकते। ये सरकार को समझना पड़ेगा। इसी से बातों से मैं विराम लेना चाहूँगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।